हेलो एवरीवन, सबको अपने चैनल बीयर क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको जो बताएंगे वो दो चर वाले रैखिक समीकरण का बेसिक बताएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के बाद आपको चैप्टर का हिसाब एकदम हलवा लगेगा बाबू, एकदम हलवा लगेगा। इसलिए हम जो कॉन्सेप्ट बताएंगे ये बहुत कम जगह आपको मिलेगा, सच बोल रहे हैं। आप देखिए यूट्यूब में जो 10 तक पढ़ा रहे हैं, बड़ा बड़ा चैनल देखिए, वहां पर जो पूरा थ्योरी हम देते हैं उस टाइप का थ्योरी नहीं हो पाता है। मगर हमारा डिजिटल बोर्ड नहीं रहने के कारण हमारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा, इस पर हम विचार कर रहे हैं। मगर जो है उस मटेरियल के साथ हम आपको बहुत अच्छा तरह से, बहुत अच्छे तरह से थ्योरी के साथ आपके सामने पेश करते हैं। सिर्फ मतलब कि हमें होता है मिटाने और फिर लिखने में देरी, और डिजिटल बोर्ड में होता है कि पहले से उसमें लिख के उसके बाद डायरेक्ट हल कर बताते रहते हैं, है ना, उसके बारे में बताते हैं। चलिए आ जाइए। दो चर वाले रैखिक समीकरण, लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। सबसे इसमें पहले आता है, सबसे पहले इसमें आएगा चर। सबसे पहले इसमें क्या आता है बाबू? चर। चर किसको कहेंगे? चर हम कहेंगे वैसी संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसको चर कहते हैं, और जिसका मान बदलता नहीं है उसको अचर कहेंगे। जैसे जैसे ABCD XYZ, ये हो गया चर। देखते हैं, कभी आप देखे होंगे, इससे पहले बनाए होंगे, तो x के मान कभी 7 आएगा, कभी 8 आएगा, माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, है ना। हमेशा वो उसका मान बदलते रहता है, इसलिए इसको कहते हैं वैसी संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसको चर कहते हैं। जैसे ABCD XYZ, अचर जिसका मान बदलता नहीं है, वैसी संख्या जिसका मान बदलता नहीं है उसे अचर कहते हैं। 1 2 3 4, 4 का मान क्या बदलेगा? 4 के बदले में क्या लिख सकते हैं? 4 ही नहीं होगा, कुछ होगा नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है आपका बीजगणितीय पद। बीजगणितीय पद कहेंगे चर और अचर, दोनों चर और अचर। चर और अचर को मिलाने से बीजगणितीय पद का निर्माण होता है। देखिए, ये हो गया x, हो गया क्या 4, 3 क्या हो गया अचर, दोनों के मिलाए हैं y माइनस 5, 4x प्लस 3, है ना। ये बीजगणितीय पद है। यहां ध्यान दीजिएगा नोट में, रैखिक क्या था? रैखिक। रैखिक का मतलब होता है एक घात या एक घातीय, है ना। रैखिक का अर्थ होता है एक घात या एक घातीय। उसके बाद आते हैं हम लोग दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद। अभी हम समीकरण तक नहीं पहुंचे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उससे पहले है क्या? दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद। वैसा बीजगणितीय पद जिसमें दो चर के साथ साथ एक घात होता है। क्या लिखे हैं? वैसा बीजगणितीय पद जिसमें दो चर के साथ साथ एक घात होता है उसे दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद कहते हैं। इसका व्यापक रूप क्या है? ax प्लस b बाई प्लस सी, जहां a और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a और b के बराबर 0 कर देंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, सिर्फ c बच जाएगा। c क्या है? अचर पद है। यहाँ c क्या है? अचर पद है। उसके बाद अब आ जाता है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। यही चैप्टर का नाम है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। वैसा बीजगणितीय पद या जब दो चर वाले रैखिक बीजगणितीय पद शून्य या अचर पद के बराबर है। शून्य या अचर पद मतलब कोई संख्या या 0 के बराबर होगा उसको समीकरण कहेंगे, है ना। अचर पद के बराबर होता है उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या बोले? जब दो चर वाले बीजगणितीय पद शून्य और अचर पद के बराबर है, शून्य और अचर पद के बराबर होता है उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप आपके सामने है ax प्लस बी वाई प्लस सी। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। 0 के जगह पर यहाँ पर कोई संख्या भी रह सकता है, जहां a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। समझ गए? अब आइए आगे, इसका आगे देखिए
क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का अंकगणित हल होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है बाबू, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितने हल होते हैं, तो कितना हल होता है, अनगिनत हल होते हैं। कितना हल होता है, अनगिनत हल होते हैं। जैसे एग्जांपल बता देते हैं, x प्लस वाई बराबर 6, दो चर है कि नहीं, दो चर, और शून्य और अचर पद के बराबर होना चाहिए समीकरण में, है ना। तो x प्लस वाई बराबर 6, ये दोनों में से किसी का भी एगो का मान आप निकाल लीजिए, एगो का मान निकाल लीजिए। चूंकि x बराबर वाई प्लस में उछड़ जाएगा तो माइनस में होगा। अब रखिए, जब y बराबर 1, क्या लिखे हैं, जब y बराबर 1, इसलिए x बराबर 6 घटा y को क्या माने हैं, 1 माने हैं, क्या बचेगा, 5 बचेगा। क्या बचेगा, 5 बचेगा। जब y बराबर 2, इसलिए x बराबर 6 माइनस y की जगह पर की रखेंगे 2। इसी प्रकार आप जब y बराबर 10, y बराबर क्या माने हैं, 10, इसलिए x बराबर 6 घटाओ 10 बराबर -4। -4 क्यों -4? क्योंकि प्लस वाला में जब माइनस नहीं घटता है, अब माइनस वाला में जब प्लस घटाते हैं तो माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है बाबू, है ना। तो -10 में से 6 गया -4। जब y बराबर 13, y बराबर क्या माने हैं, 13, इसलिए x बराबर 6 घटाओ 13 बराबर 7 6 13 -7। देख रहे हैं, जितना बार हम यहां क्या देख रहे हैं, आप यहां क्या देख रहे हैं, यहां बाई के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मानों के लिए जितना बार y का मान रख रहे हैं उतना बार x का मान निकल रहा है, उतना बार x का मान निकल रहा है। तो y के प्रत्येक मान के लिए x का मान संभव है, x का मान संभव है। जितना बार रख रहे हैं उतना बार मान आ रहा कि नहीं, जितना बार मान रख रहे हैं, y का मान जितना बार रखे हैं वो बार रखे, 1 2 3 4, सब में आया कि नहीं, ऐसा है कि एक आगम नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ। तो वही लिखे यहां y के प्रत्येक मानों के लिए x का मान संभव है। अतः x और y के अनगिनत हल होते, x और y के अनगिनत हल है, अनगिनत हल है। क्यों है, क्योंकि जितना बार y का मान रखिएगा x का मान उतना आएगा, उतना बार अलग आते रहेगा। जितना y का मान रखिए, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, जितना रखिएगा उतना आएगा, है ना। किसी का मन हुआ 1 रखने का, किसी का मन हुआ 2 रखने का, किसी का मन हुआ 10 रखने का, किसी का मन हुआ 13 रखने का। जितना बार रख रहे हैं उतना बार x का मान निकल जा रहा है। इससे क्या मतलब होता है कि x और y के अनगिनत हल हैं। आगे देखिए, चलिए आ जाइए। युगपत का या कहीं युग्मपत रहता है। युग्मपत का मतलब जोड़ा होता है, युग्म माने जोड़ा होता है बाबू। युग्म माने क्या होता है, जोड़ा, मतलब दूगो, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को युगपत समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप देखिए, दो गो है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, dx प्लस ey प्लस f बराबर 0। कहीं कहीं याद रखिएगा,
कहीं कहीं लिखा रहेगा a1x प्लस a1b1 प्लस c1 बराबर 0, a2 प्लस b2 प्लस c2 बराबर 0। बीटीसी में ये है, भारतीय भवन में ये है, याद रखिएगा। बीटीसी में ये मिलेगा, भारतीय भवन में ये मिलेगा, जहां ए बी सी डी मतलब a1 b1 a2 b2 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलो आ जाइए मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट ये यहां से स्टार्ट होता है, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा, यहां से क्वेश्चन हर हाल में रहेगा आपको, है ना। युग्मपद समीकरण एक और केवल एक हल या हल नहीं, जिसे कोई हल नहीं कहते हैं, या अनगिनत हल होता है। तीन गो होता है, क्या क्या? एक और केवल एक हल, हल नहीं या कोई हल नहीं, अनगिनत हल होता है। यह निम्न शर्तों पर निर्भर करता है, या निम्न शर्तों पर निर्भर करता है। नंबर एक, अविरोधी। पहले समझिए, जहां नहीं लॉजिक समझिएगा याद नहीं रहेगा, क्योंकि तीनों में कंफ्यूज हो जाइएगा। अविरोधी, अविरोधी का मतलब क्या? हमारा विरोध नहीं करेगा। हमारा विरोध क्यों नहीं करता? हमार दोस्त, हमार संगत नहीं करेगा। अविरोधी, कोई विरोध नहीं कर रहा, कोई विरोध नहीं कर रहा, कोई विरोध नहीं क्या करेगा? हमारा विरोध हमारा दुश्मन करेगा, हमारा विरोध नहीं करेगा के हमारा दोस्त, हमारा संगत। तो अविरोधी क्या लिखे हैं? अविरोधी, संगत होने का शर्त, संगत होने का शर्त। यदि a/d नॉट इक्वल टू b/e, बीटीसी मिलेगा a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, है ना। तो दिया गया समीकरण, तो दिया गया युगपद समीकरण एक और केवल एक हल होता है। इसे अद्वितीय, अच्छा बता देंगे इसके बाद, इसे अद्वितीय हल भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसका प्रतिच्छेद, इसका ग्राफ जो खिंचाएगा, प्रतिच्छेदी खिंचाएगा या एक बिंदु गामी खिंचाएगा। ये दोनों जो ग्राफ गया, को बिंदु पर गया? एक बिंदु पर गया। इसे में एक चीज और जोड़ देते हैं, इसे अद्वितीय, इसे अद्वितीय हल भी कहते हैं, इसे अद्वितीय हल भी कहते हैं, याद रखिएगा। समझ गए? यहां समझना है, अविरोधी, हमारा विरोध नहीं, हमारा विरोध नहीं क्या करेगा? मेरा संगत, मेरा दोस्त। तो अविरोधी संगत होने का शर्त, अविरोधी संगत होने का शर्त। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी या एक बिंदुगामी, प्रतिच्छेदी या एक बिंदुगामी, इसे अद्वितीय हल भी कहते हैं। आ जाइए 2 नंबर, आ जाइए नंबर 2। ये तीनों सबसे महत्वपूर्ण चीज है, याद रखिएगा। नंबर 2 का रहा विरोधी। विरोध, विरोध हमारा क्या करेगा? दुश्मन, दोस्त करेगा कभी? विरोध नहीं करेगा। विरोध तो असंगत, विरोध तो असंगत, अविरोध तो संगत, है असंगत होने का शर्त। यदि a/d बराबर b/e नॉट इक्वल टू c/e, मतलब 2 को बराबर तीसरा बराबर नहीं, तो दिया गया युगपद समीकरण एक और केवल एक भी हल नहीं, जिसको कोई हल नहीं भी कहते हैं, एक भी हल नहीं है। इसका ग्राफ क्या होगा? समांतर। देख रहे हैं दोनों लाइन, L वाला भी लाइन और M वाला भी लाइन, दोनों में एकदम समांतर रूप से जा रही है ना। समांतर किसको कहेंगे? जब दोनों रेखा के बीच की दूरी हमेशा समान हो। तो कैसा खिंचाया? समांतर। चलिए आ जाइए तीसरा, आश्रित होने का शर्त। आश्रित को भी संगत कहेंगे, याद रखिएगा। आश्रित को भी संगत, हम किसी पर आश्रित है, वो हमारे पर आश्रित है। तो ऐसा स्थिति कब होता है? जब दोनों के बीच में दोस्ती होता है ना। आश्रित होने का शर्त संगत भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? संगत भी कहते हैं। यदि a/d बराबर b/e बराबर c/e, मतलब तीनों बराबर है, तीनों बराबर है, तो दिया गया युगपद समीकरण का अनेक बने अनगिनत हल। जब तीनों बराबर रहेगा तो अनगिनत हल होगा, याद रखिएगा। जब एक को बराबर नहीं तो एक और केवल एक हल, 2 को बराबर तो कोई हल नहीं, जब तीनों बराबर तो अनगिनत हल। तीनों बराबर है तो अगर कोई मान है एकदम अनगिनत है ना, अनगिनत हल होगा। इसका ग्राफ संपाती। संपाती किसको कहेंगे? संपाती
देहाती भाषा में इसको सन पड़ाकी कह लीजिए। सन पड़ाकी किसको कहेंगे? हम उत्तर जा रहे हैं, हमारे दुश्मन में उतरे जा रहेगा तो कहेगा सन पड़ाकी ही किरे हम जने जिमी। हाँ, उसी को सनपाती कहेंगे। जब एल रेखा गया इस टाइप से और एम भी इसके पीछे पीछे उसी पथ पर गया, उसी पथ पर जा रहा है जहां से एल गया, उसी को सनपाती कहेंगे। क्या कहेंगे? सनपाती। उसी रेखा पर एल गया, उसी रेखा पर एम गया, तबे ना सनपड़ाकी कहेंगे, है ना। सनपाती होता है, समझ गए। युगपत समीकरण हल करने की दो विधियां हैं। कोई विधि है? दो विधि है, एक बीजगणितीय विधि, एक आलेखीय विधि, जो आगे हम आपको हिसाब में बताएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा जो थ्योरी यहीं तक है इसका। इसके बाद अब इसका अलग अलग विधि है, अलग अलग नियम हिसाब के साथ बताएंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्त को भी शेयर करें। बोले ना, ऐसा कॉन्सेप्ट और ऐसा थ्योरी बहुत कम जगह आपको मिलेगा, समझ गए। चलिए।